जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का लेक्चर 6। इससे पहले मैंने आपको 5 लेक्चर पढ़ा दिया है, 5 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। वो मेरे प्लेलिस्ट पे अपलोड है। उसमें जाकर अगर आप लोगों में किसी ने भी अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देख लें, ताकि उसके बाद आपका ये लेक्चर 6 बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो लेक्चर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बगैर देर किए। और आज का सेशन तो लिखा है कि वैदिक शब्द वेद से बना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि वैदिक शब्द किससे बना है? तो वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। आगे, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या देखा हमने ये देखा कि वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, जो ज्ञानी होते हैं। और भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात, मतलब सैंधव संस्कृति के बाद जो सभ्यता का उद्गम हुआ, जो सभ्यता आई, जो उसका विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ। किसका शाब्दिक अर्थ? याद रखें, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है, उसके आगे है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। कि क्या कहा हमने कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन हूं। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसको समझने के लिए इतिहासकारों ने वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया। जैसे मैंने आपको बताया था इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तो वैसे वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो बटा उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं और दूसरे भाग को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आगे है ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहां तक ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं पूरे कोशिश करूंगा कि आपको पूरी लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आए, ताकि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। तो बस आप लगे रहें और इसको नोट डाउन करते रहें। मैं किनारे अभी हट जाऊंगा तो आप नोट डाउन कर लें। प्लीज परेशान होने की बात नहीं है, न घबराने की बात है। आप नोट्स बनाएं, मैं पूरी नोट्स यहीं से तैयार कराऊंगा और एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इसलिए मैंने ये सारी टॉपिक उठाकर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमने लिखा है कि आर्य सर्वप्रथम भारत के पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। ठीक है, आर्य देखिए, आर्य ना भारत के रहने वाले नहीं थे। ठीक है, आर्य जो ना बाहर से आए थे, तो वो भारत में जब आए ना, तो वो सर्वप्रथम भारत के पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे। इसीलिए मैक्स मूलर द्वारा कहा गया कि आर्य जो है ना वो मध्य एशिया से आए थे। मूल निवास इनका क्या था? मध्य एशिया था। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं नहीं, आर्य जो है ना वो तिब्बत से आए हुए थे। फिर आपस में नोकझोंक होने लगी। होता है ना कि नहीं,
मैं सही कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हो कि तुम सही कर रहे हो, दुनिया भर की बातें। फिर वहीं पे तीसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य जो आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ये लो, तीन लोगों तीन तरह की बातें। लेकिन आगे चलकर आर्य का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? इनका मूल निवास मध्य एशिया। मध्य एशिया किसके द्वारा कहा गया था? तो मैक्स मूलर द्वारा कहा गया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। इनका मूल निवास क्या था? मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है, कहलाई। जो आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई भारत में आकर, उसे ही वैदिक सभ्यता, वो जो है ना वैदिक सभ्यता कहलाई। ये सभ्यता जो थी ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब गांव वाली थी, और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो बात समझ में आई आपको कि मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो आप यही मान भी लिया गया कि आर्यों को मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, जो उनके द्वारा सभ्यता बनाई गई थी, वो वैदिक सभ्यता कहलाई। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी भाषा, मतलब किसकी भाषा? आर्यों की भाषा, वो संस्कृत थी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लें तो फिर मैं आगे लिखाऊं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, परेशान होने की बात नहीं है, मैं फिर कहूंगा घबराने की बात नहीं है। पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे कि भूलना किसे कहते हैं। तो बस पेशेंस रखिए और नोट डाउन करते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, पूरी नोट्स यहीं तैयार हो जाएगी। आप लोगों को कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है ना, वो 5 भागों में बटी थी। कितनी भागों में? 5 भागों में। देखिए, मैं पूरी बातों आपको समझाता चलूंगा, अब आप लोग यहाँ नोट डाउन भी करते रहें। ठीक है, मैं लीजिए, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी ना, वो जो प्रशासन, मतलब शासन होता था ना, कि कुल का राजा ये होगा, ग्राम का ये होगा, विश्व का ये होगा, तो सारी चीजें उसी चीजों से रिलेट है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन, और पांचवा राष्ट्र से। देखिए, एग्जाम में जो है वो ज्यादातर हमेशा इसी के बारे में पूछा करता है, इन 3 के बारे में, ग्राम, विश्व और जन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। यही पूछता है कि ग्राम का मुखिया कौन था, कौन होता है, और विश्व का मुखिया कौन होता है, और तथा जन का मुखिया कौन होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि ग्राम का मुखिया ग्रामणी, इससे रिलेट करिएगा, ग्राम ग्रामणी, ग्राम ग्रामणी से। ठीक है, विश्व का प्रमुख जो था विश्वपति, वह से बना विश्व और वहीं से बना विश्वपति। ठीक है, विश्व और विश्वपति। जन से बना, जन का जो अधिपति होता था राजा, ज से राजा, जन राजा, मतलब राजा प्रजा, राजा प्रजा से रिलेट करके आपको हमेशा याद रहेगा, और आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इससे रिलेट कर लिया तो। जैसे कि ग्रा ग्रामणी, विश्व विश्वपति, जन राजा। भाई, राजा तो जन का अधिपति ही होगा ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि भारतीय साहित्य में वेद, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद जो है सबसे पुराना माना गया है, जिसकी संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के। ठीक है, तो हमने यहां भी लिख भी दिया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, अब एक नोट करके लिख लीजिए कि पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है, और वेदांत की संख्या 6 है। ठीक है, इतनी बात आपको
अपने कॉपी में नोट करनी है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? चलिए ठीक है। देखिए, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, वैसे अगर आपने पढ़ने शुरू कर दिया, अब मेरा साथ दे दिया, मेरे साथ लगे रह गए, तो यकीन करिए आपके क्वेश्चंस कहीं भी कभी गलत नहीं होंगे। अब आपके सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब आप जो दर बटर भटकते हैं ना कि नोट्स मिल जाए, पढ़ लें, तो उसकी जरूरत भी अब नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हेडिंग है कि ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता हो जाना चाहिए अब कि ऋग्वेद। ठीक है, कि ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। जिसके तीसरे मंडल में, याद रखिएगा, जिसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वो मैंने यहां लिखा है कि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580। अतः मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,462 है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब क्वेश्चन में पूछे कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10,580। जब ये पूछे कि ऋग्वेद में मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा 10,462। ठीक है, इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। लिखा है ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख नहीं है, लोहे का उल्लेख नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। और ऋग्वेद में यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, गंगा नदी का 1 बार। ठीक है, और सिंधु नदी का, किस नदी का? सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार, मतलब सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, गंगा नदी का 1 बार, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार, तथा आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है उस नदी का नाम है सरस्वती। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर नीचे हमने लिखा है कि ऋग्वैदिक काल का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां आगे देखिए एक चीज मैंने रेड से लिखा है कि इस शब्द का, मतलब शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल, देख लीजिए, इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? तो शूद्र का, शूद्र शब्द का। ठीक है, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देखिए ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, ब्रह्मा देवता, उनके मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, बाजू से पैदा हुआ क्षत्रिय जो जंग वगैरह करते हैं, लड़ाई वगैरह करते थे, और जांघों से पैदा हुआ वैश्य जो व्यापार किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, और पैर के पंजों से पैदा हुआ शूद्र जो लोगों की खिदमतगारी करते थे, मजदूरी किया करते थे, और चमड़ा वगैरह, जूता वगैरह बनाना काम किया करते थे। ठीक है, बनाने काम किया करते थे। तो इसलिए इस शब्द का उल्लेख जो है, मतलब शूद्र शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है।
इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर मैं आगे चलूं। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। चलिए, तो जैसा हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो 4 भाग में लोग बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनका जानते हैं इस काल में ना वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। कैसे? जो वेद पढ़ता था वो मतलब ब्राह्मण है, जो लड़ाई वगैरह, जंग वगैरह किया करते थे एक दूसरे से, तो वो क्षत्रिय कहलाए। जो व्यापार किया करते थे, खेती वगैरह किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, वो वैश्य कहलाए। और जो चमड़े का काम वगैरह किया करते थे, जो वहीं पर रहकर लोगों की खिदमत किया करते थे, तो उनको शूद्र कहा गया। इसीलिए अब आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां, देखिए मैंने उसी नदियों को लिखा है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये जितनी भी नदियां हैं सारी ऑल वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है। ये जितनी भी नदियां हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही पूछे जाते हैं कि चेनाब नदी के प्राचीन नाम क्या है, या फिर अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है। तो आपको इतनी ही नदियां पढ़नी है, पूरी 11, 12, 21 जो भी नदियां हैं उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या लिखें कि प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी। चलिए, अस्कनी, अस्कनी को अब हम लोग चेनाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम, और सदा नीरा जो इसका नाम प्राचीन है, प्राचीन मतलब सदा नीरा, अब इसका आधुनिक नाम गंडक, और पुरुषली का आधुनिक नाम रावी, और वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम। देखिए मैं फिर से आपसे एक बार कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी नोट्स यही बनाऊंगा, ऐसे ही बनवाऊंगा। बिल्कुल पेशेंस रखें और मेरे साथ लगे रहें, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, बेवजह की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे वैदिक काल के 6 दर्शन। वैदिक काल में 6 दर्शन हुए हैं, ठीक है। कितने? 6 दर्शन। पहला सांख्य दर्शन, यह कपिल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। दूसरा न्याय दर्शन, यह गौतम द्वारा लिखा गया था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, योग दर्शन के रचयिता कौन है। योग दर्शन तो आप कभी भूलेंगे नहीं, बाबा रामदेव मतलब पतंजलि, ठीक है। तो योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? यह करात द्वारा लिखा गया था। उत्तर मीमांसा या वादरायण द्वारा लिखा गया था। अब पूर्वी मीमांसा या जैमिनी द्वारा लिखा गया था। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करें। मैं फिर से बता दूं कि सांख्य दर्शन कपिल द्वारा लिखा गया है, और न्याय दर्शन यह गौतम द्वारा लिखा गया है, योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन यह कणाद द्वारा लिखा गया है, और उत्तर मीमांसा या वादरायण द्वारा लिखा गया है, और पूर्वी मीमांसा या जैमिनी द्वारा लिखा गया है। देखिए अब ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, 5, 6, 7 जो भी है, तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। उसके बाद ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा को सपोर्ट करें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। मैंने बताया आपको महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, हम इसको देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उसके बाद ऋग्वैदिक काल यहाँ पे खत्म होता है, फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो है ना मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पशुपालन करते थे। क्यों?
क्योंकि इन्होंने ही बताया ना कि गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या मतलब न मारे जाने योग्य के पशु में इनको रखा गया था, गाय को मारा नहीं जाता था। ठीक है। और घोड़ा इनका प्रिय पशु था और सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है। इनके ये बात आपको याद होनी चाहिए। देखिए गाय के पीछे इतनी जंग हुई ना, क्यों ही पता है कि जैसे ये 4-5 विभक्त थे कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र में। सॉरी। तो ये लोग जब गाय बांध दिया करते थे ना, तो दूसरे कबीले के लोग आकर उसको गाय को ना रात में चोरी कर ले जाते थे। तो जिसकी वजह से एक दूसरे के आपस में जंग हुआ करती थी कि तुमने मेरी गाय क्यों चुराई, वो कह नहीं मैंने नहीं लाई। तो ऐसे करके वो जंग हुआ करती थी। तो गाय के पीछे इसी वजह जंग हुई, जिसकी वजह से उन्होंने बता दिया कि गाय को अधन्य कहा गया है, कि गाय को न मारे जाने योग्य के पशु में रखा गया है। ठीक है। तो दूसरी चीज हमने कहा गया कि गाय को अधन्य कहा गया है, जिसे न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। क्या कहा गया है? गाय को अधन्य, न मारे जाने योग्य के पशु में रखा गया है। परंतु आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक है। और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे इनके, वो इंद्र थे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इनका प्रिय पशु क्या था? वो घोड़ा था। और प्रिय देवता कौन थे? वो थे इंद्र। और आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्यों का समाज कैसा समाज था, तो आपको बताना होगा कि उनका समाज पितृ प्रधान था। फिर नेक्स्ट देखें कि आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली धातु लोहा थी। ठीक है। आर्यों ने आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली धातु क्या थी? वो लोहा थी। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। किस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? सबसे पहले तो गोत्र शब्द का। ये आपको याद होना चाहिए कि गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। और आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ये चीज आप याद रखें। लास्ट देखें कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। कैसी संस्था थी ये सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली समिति थी। और इसी को उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति को राजा की 2 पुत्रियां भी कही गई है। ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? आज ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बता दूंगा। फिर आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन, ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपना 100% दिया है, कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे समझा सकूं और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। ठीक है। चलिए, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।